स्टडी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भूगोल के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 8 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसी शुष्क प्रदेश में वृहत सारे जलोढ़ शंकु के सम्मिलित होने से बना निक्षेपण लक्षण क्या कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए कोई शुष्क प्रदेश है, ठीक, जहाँ पर कोई भी ज़्यादा वर्षा वगैरह नहीं होती है, ठीक है, तो बेसिकली हमारा कोई रेगिस्तानी जो इलाका होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, फ्लड रेन हो जाती है, यानी कि एकदम से बहुत तेज़ बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से जो पानी है वो पहाड़ों से नीचे उतरता है बहुत तेज़ी से, और नीचे घाटी के अंदर में जो है वो जल का भराव कर देता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हमारी जो है पहाड़ थे, यहाँ पर भी पहाड़ है, यहाँ भी पहाड़ है, हमारे यहाँ भी पहाड़ है और यहाँ भी पहाड़ है। ठीक है, ये चारों तरफ से जो है ये जगह हमारी पहाड़ों से घिरी हुई है। अब मान लीजिए बारिश का कोई पानी आएगा, या फिर जो मान लीजिए कोई यहाँ से नदी का कोई स्रोत है वो निकल रहा है, तो ये पानी हमारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो पानी जब यहाँ पे आ रहा है तो बीच में इस जगह के अंदर में इसे हम बोलते हैं रिवर का जो बेसिन है। ठीक है, जैसे हमारा कोई भी जो बेसिन होता है वो नीचे पानी जहाँ पर इकट्ठा होता है, ठीक है, तो ऐसे ये हमारा एक बंद बेसिन है। ठीक है, तो पानी हमारा आया और यहाँ पर फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रेगिस्तान के जो पर्वत हैं, इन पर्वत क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सिल्ट और जो सॉल्ट है, ठीक है, वो होता है, जो कि रिवर में मिल जाता है। ठीक है, जब भी रिवर यहाँ से बहेगी तो जो इसके अंदर में पहाड़ों के अंदर में कुछ ना कुछ निक्षेपण करेगी, जिसकी वजह से उसका जो पहाड़ों के साथ में जो जो भी सिल्ट और जो भी लवण यानी कि जो सॉल्ट्स वगैरह हैं वो इस पानी के साथ बहकर यहाँ पर हमारे नीचे घाटी में जो बेसिन हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। तो जब ये पानी हमारे यहाँ इकट्ठा हो गया, अब इसमें काफ़ी ज़्यादा सिल्ट सॉल्ट वगैरह जो इसमें इकट्ठे हो गए, ठीक है, रेत नमक वगैरह, तो कुछ दिनों के बाद क्या होगा, ये पानी यहाँ पे परमानेंट तो रहेगा नहीं। जब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर गर्मी पड़ेगी तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये पानी सारा सूख जाएगा। जब पानी सूख जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ सिल्ट रेत और जो नमक है वो बचेगा। ठीक है, तो ये जो नमक और रेत वगैरह है ये उठे हुए और समतल क्षेत्र का निर्माण कर देगी, जिसे हम लोग प्लाया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाया। तो मैं आपको इस दूसरे डायग्राम की मदद से दिखाता हूँ। ये हमारे यहाँ पर ये पहाड़ वगैरह थे, ठीक है, ये भी हमारे पहाड़ है। अब यहाँ से हमारे जो है नदियाँ या फिर जो पानी यहाँ से बह के इनके बीच से आएगा, तो यहाँ पर आकर ये बीच में यहाँ पर मिल जाएगा। ये जो हमारा पोर्शन है ये वाला, ये हमारा प्लाया है। ठीक है, क्योंकि नदियों का पानी यहाँ पर आया अपने साथ में रेत नमक वगैरह लेके आया। जब ये पानी जो है वाष्पीकृत हो गया, पानी जो है उड़ जाएगा, उसके बाद में हमारा जो है सिर्फ जो सिल्ट और नमक है वो यहाँ पर जमा हो जाएगा। इसको हम लोग बाद में प्लाया बोल देंगे। और अगर इस प्लाया के अंदर जो प्लाया बना है इसके अंदर में जो नमक की मात्रा है वो ज़्यादा मात्रा होगी ना नमक की, अगर मान लीजिए सॉल्ट जो है वो ज़्यादा है और सिल्ट जो है वो कम है, तो इस कंडीशन को हम लोग सेलिनास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलिनास। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, सेलिनास किसे बोलते हैं। जब प्लाया के अंदर में जो नमक की मात्रा है वो ज़्यादा हो तो उसे हम लोग सेलिनास बोलते हैं। तो जो भी हमारा यहाँ पे जो पानी है जब ये बह रहा था तो इन पहाड़ों का जो है अपर्दन करता है, और ये अपर्दन करने के साथ साथ ये क्या करता है, अपने साथ में कुछ सेडिमेंट्स लेके आता है। ठीक है, जो भी इसके जो टूट फूट करता है, टूट फूट करने के बाद में कुछ जो भी इसके साथ में सेडिमेंट्स होंगे, तत्व होंगे, उनको नीचे पहाड़ से नीचे लेके आएगा। ठीक है, तो अब ये तत्व जो है वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर अलग अलग एल्यूवियल फैंस बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये हमारा पूरा का पूरा हिस्सा हमारा बाजदा कहलाएगा। ठीक है, ये जो जितने भी हमारे जो एल्यूवियल फैंस होते हैं, हमारा ये सेडिमेंट्स इकट्ठे होते जाएंगे और ये एक तरीके का पंख का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो पंख हैं यही हमारे एल्यूवियल फैंस होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारी ढाल है, यहाँ पर ये जो हमारी ढाल है ये पहाड़ों से ये काफ़ी ज़्यादा तीव्र ढाल है। ठीक है, बहुत तीखी ढाल है। जब ये नीचे आएगी यहाँ पर तो ढालें हमारी मंद हो गई, नहीं कम हो गई, तो यहाँ पर हमारे सेडिमेंट्स है ना यहीं पर जमना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सेडिमेंट्स हमारे जम रहे हैं और ये बाजदा का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बाजदा बोलते हैं। तो बाजदा क्या होता है, जितने भी हमारे शुष्क क्षेत्रों के अंदर में जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं उनके आधार पर कई सारे जलोढ़ शंकु यानी कि जो एलुवियल फैंस होते हैं उनके आपस में जुड़ने से बनी एक मंद ढाल वाली डिपोजिशनल प्लेन यानी कि निक्षेपण सतह को हम लोग बाजदा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ढाल हमारी मंद हो गई। ठीक है, यहाँ पर नीचे आया तो ये ढाल मंद हो गई, जिसकी वजह से जो भी इसके साथ में निक्षेपित पदार्थ थे वो यहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए। तो इसी पोर्शन को हम लोग बाजदा कहते हैं। और यहाँ पर ये जो पर्वत है, इस पर्वत के फुट हिल्स पर यानी कि यहाँ पर इसके पास बिल्कुल, ठीक है, इसके पैरों के पास में, पर्वत के पैरों के पास में क्या होगा, पानी तेजी से बहेगा तो यहाँ पर क्या है, ये अपर्दन करेगा। ठीक है, ये अपर्दन क्या करेगा, इस पूरे क्षेत्र को जो है नीचे से यहाँ पे फुट हिल के पास में थोड़ा थोड़ा काटता हुआ पानी जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है हमारे थोड़ी छोटी छोटी जो चट्टानें वगैरह हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी। तो इसी को हम लोग पेडिमेंट बोलते हैं। तो हमारा ये जो पेडिमेंट होता है ये हमारा तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में होता है। हमारे बाजदा से लेकर जो फुट हिल्स का जो रीजन है ये हमारा पेडिमेंट कहलाता है। तो हमारा प्रश्न में पूछा था, किसी शुष्क प्रदेश में जलोढ़ शंकुओं के
सम्मिलित होने से बना निक्षेपण क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये बाजदा कहलाता है। ठीक है, और हमारा बाल्सन क्या होता है? बाल्सन बेसिकली हमारा जो रिवर का जो बेसिन होता है ना, ठीक है, वो रिवर के बेसिन को हम लोग बाल्सन बोलते हैं। ये शुष्क प्रदेशों में चारों ओर पर्वत से घिरा हुआ बंद बेसिन होता है, ठीक है, जहाँ पानी जो है वो बाहर नहीं निकलता। डायमंड रिंग की घटना कब होती है? तो इसका सही उत्तर है सूर्य ग्रहण के दिन। तो ये जो डायमंड रिंग की घटना होती है ये टोटल सोलर एक्लिप्स के टाइम पे होती है। इसके अंदर में जो चंद्रमा है ये सूर्य को जो है पूरी तरीके से ढकने वाला होता है। तब सूर्य का एक छोटा सा जो हिस्सा है ये चंद्रमा की पहाड़ी और घाटियों के बीच से एक चमकते हुए हीरे की तरह दिखाई देता है, जबकि जो सूर्य का बाहरी वातावरण है यानी कि उसका जो कोरोना है ये एक अंगूठी के जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, तो हमारा सूर्य ग्रहण कब होता है? जब हमारा जो चांद है यानी कि हमारा मून ये हमारी पृथ्वी और जो सूरज है इनके बीच में आ जाता है। एंटीसोल क्या है? तो एंटीसोल का मतलब होता है रिसेंट सॉइल। इसमें जो मिट्टी की जो परतें होती है ना वो बनी ही नहीं होती, ठीक है, तो इसमें कोई भी सॉइल की लेयर नहीं होती है, इसलिए इसे वीकली डेवलप्ड सॉइल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि अविकसित मिट्टी होती है ये, जो जलोढ़ मैदानों, नई रेत या निक्षेपों पर बनती है। ये नदियों के बाढ़ के मैदान, रेगिस्तानी इलाके और जो पर्वतीय ढलान जहाँ पर मिट्टी बार बार बह जाती है और नई जमा हुई सेडिमेंट वाली जगहों पर मिलती है। एंटी सॉइल का जो सबसे बड़ा भाग है वो जलोढ़ मिट्टी से बना होता है यानी कि एल्यूवियल सॉइल से बना होता है, तो इसलिए हम लोग इसे जलोढ़ मिट्टी का ही एक रूप मानते हैं। तो एंटी सॉइल क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी का एक रूप हो जाएगी। गंगा नदी किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ववर्ती अपवाह का, यानी कि एंटीसीडेंट ड्रेनेज का। तो ये जो पूर्ववर्ती नदियाँ होती हैं ये हिमालय के उत्थान से पहले अस्तित्व में थी। जैसे जैसे हिमालय ऊपर उठा इन नदियों ने अपनी गहरी घाटियाँ और गॉर्ज काटकर अपना मार्ग बनाए रखा। तो जैसे पहले हमारी कोई नदी थी वो यहाँ से बह रही थी, ठीक है, लेकिन अचानक से क्या हुआ, यहाँ पर हिमालय का या पहाड़ों का निर्माण होना स्टार्ट हो गया। तो नदी ने क्या किया, वो रुकी नहीं, वो दोबारा से इस घाटी को काटते हुए यहाँ पर गहरी गॉर्ज बनानी स्टार्ट कर दी और उसने अपना जो है स्थान बदला नहीं। ठीक है, तो इसी को हम लोग पूर्ववर्ती अफवाह कहते हैं, इनकी एंटीसीडेंट ड्रेनेज। तो गंगा के अलावा जो हमारी सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और जो कोसी नदी है ये भी पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। इसके अलावा हमारा अनुवर्ती अपवाह यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रेनेज, इसमें क्या होता है, जो नदियाँ होती है ना वो ढाल की सामान्य दिशा के अनुसार अनुसरण करती है। जैसे मान लीजिए हमारा पहाड़ है और उसकी जो ढाल है तो ढाल के हिसाब से ही जो है बहना स्टार्ट कर देती हैं। हमारा प्रादीपीय भारत है यानी कि पेनिनसुलर इंडिया है, उसकी जितनी भी नदियाँ हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो ऐसे ही बहती हैं, इसी श्रेणी के अंदर में वो आती हैं अनुवर्ती अफवाह के अंदर। कौन सी चट्टानें शैल, प्राणियों के खोल और अस्थि कंकाल से बनती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चूना प्रस्तर यानी कि लाइमस्टोन। तो चूना पत्थर यानी कि जो लाइमस्टोन है ये एक प्रकार की अवसादी शैल है, ठीक है, जो मुख्य रूप से समुद्री जीवों के अवशेषों जैसे कि खोल, कवच, ठीक है, अस्थि कंकाल, इनके जमा होने से और इनके दबने से जो है बनती है। इन जीवों के अंदर जो कठोर भाग होता है ना CaCO3 यानी कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या करता है, ये समय के साथ साथ चट्टान का रूप ले लेता है। तो जितने भी हमारे मरीन सेडिमेंट या और जो हमारे फॉसिल्स होते हैं ना, ये मरने के बाद में इनके जो खोल और जो कंकाल है वो समुद्र के तल पे जमा हो जाते हैं और ये बार बार परत पे परत जो है जमा इनके ऊपर होती रहती है। ठीक है, तो जैसे हमारा समुद्र था, ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो परत है ये नीचे, यहाँ पर फॉसिल्स हमारे इकट्ठे होने लगे, ठीक है, मरीन सेडिमेंट्स वगैरह जो भी हमारे ये कवच, खोल वगैरह सब यहाँ पर जमा होने लगे। अब होगा क्या, ये यहाँ पर परत पे परत ऐसी बनती रहेगी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो जब ये परत जमा होती रहेंगी तो समय के साथ साथ इन परतों के ऊपर में जो है प्रेशर यानी कि दबाव पड़ता रहेगा, जिसकी वजह से ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है हमारा यानी कि CaCO3 ये एक सीमेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, जैसे सीमेंट होती है ना, ये सीमेंट की तरह काम करता है और ये सब मिलकर जो है एक कठोर चट्टान बना देती है यानी कि हमारा जो लाइमस्टोन है। सवाना घास की भूमियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा उत्तरी मध्य अफ्रीका के अंदर में। तो जो सवाना घास की जो भूमियाँ होती हैं ये मुख्य रूप से जो हमारा उत्तरी मध्य अफ्रीका है, जो हमारा सूडान और जो पूर्वी अफ्रीका का जो क्षेत्र है ये यहाँ पर पाया जाता है। ये जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है यानी कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, जो कि हमारा नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। साउथ अमेरिका में इन्हें लैनोस और कैंपास बोलते हैं। ये बेसिकली जो है जो हमारी भूमध्य रेखा होती है ना, ठीक है, लाइन ऑफ इक्वेटर, उसके 10 से जो 30 डिग्री जो नॉर्थ है
और 10 से 30 डिग्री जो है वो साउथ है। ये इसके बीच में गर्म और जो शुष्क मौसम वाले स्थान है ना, उसमें पाए जाते हैं। भारतीय कपास किस किस्म की होती है? तो भारत में उगाई जाने वाली जो कपास है, ये मुख्य रूप से जो है ये लंबी, मध्य और छोटे रेशे की होती है। ठीक है, तो यानी कि हमारे जो चारों ऑप्शन है वो ठीक हो जाएंगे। लंबे रेशे की होती है, छोटे रेशे की होती है, मध्य रेशे की होती है। तो ये सभी किस्म जो है हमारी सही उत्तर है। हालांकि जो हमारे देश में उत्पादित होने वाली जो कुल कपास है ना, उसका अधिकांश हिस्सा जो है वो मध्य और जो लंबे रेशे हैं किस्म का होता है, जिनका उपयोग हम लोग बेहतरीन कपड़े बनाने के लिए करते हैं। भारतीय कपास को उनके रेशे की लंबाई के आधार पर मुख्य रूप से प्रमुख श्रेणियों के अंदर में बांटा गया है। पहला है हमारा लंबे रेशे वाली। तो जो लंबे रेशे वाली जो कपास होती है, इसकी जो लंबाई है वे 28 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है। इसे हम लोग अमेरिकन कपास भी कहते हैं। इसका उत्पादन जो है ये बेसिकली पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र के अंदर में होता है। जो मध्य रेशे वाली है हमारी, मीडियम वाली, तो इसका जो साइज़ है वो 20 से लेके 24.5 मिलीमीटर तक लंबा होता है। ये भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में उगाई जाने वाली और इस्तेमाल की जाने वाली किस्मों में से एक है। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो सबसे ज़्यादा होता है। फिर लास्ट में हमारी छोटे रेशे वाली। ठीक है, तो ये छोटे रेशे वाली होती है, इसका रेशा हमारा 20 मिलीमीटर से कम होता है। ठीक है, इसे हम लोग मुख्य रूप से देसी कपास बोलते हैं। मृदा और शैल खंड के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भूस्खलन। भूस्खलन या फिर लैंडस्लाइड जो है, ये एक भूवैज्ञानिक घटना है जिसमें जो ढलान वाली मिट्टी या चट्टान की भारी मात्रा में नीचे की ओर खिसक जाती है। ठीक है, तो जो भी हमारी सॉइल होती है और जो भी हमारी चट्टानें होती हैं, ये ग्रेविटी के कारण हमारी ढाल पर नीचे की ओर तेजी से खिसकती है। इसे हम लोग लैंडस्लाइड कहते हैं। बाकी हमारे अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। जो मृदा प्रवाह होता है, ये इसके अंदर में मिट्टी पानी के साथ मिलकर एक तरल रूप में ढाल से नीचे बहती है। ठीक है, अब शल्कन है यानी कि एक्सफोलिएशन, ये भौतिक अपक्षय का एक प्रकार है जिसमें चट्टानों की जो ऊपरी वाली जो परत होती है ना, ऊपरी जो लेयर होती है, वो प्याज के छिलके की तरह अलग होने लगती है। इसके अलावा हमारे जो अपक्षय यानी कि वेदरिंग, ये तो हम जानते ही हैं, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर में जो चट्टानें जो है ना, ये अपने ही स्थान पर टूटती फूटती रहती हैं। ठीक है, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हमारा डैन्यूबे नदी। तो डैन्यूबे नदी जो है, ये दुनिया भर में सबसे अधिक देशों से होकर बहने वाली नदी का विश्व रिकॉर्ड रखती है। ये अपने सफ़र के अंदर में टोटल 10 देशों से होकर गुजरती है। ये यूक्रेन, मोल्डोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवेकिया और जर्मनी से होकर गुजरती है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है शनि ग्रह। तो जो हमारा शनि ग्रह है, ये सबसे हल्का ग्रह है। शनि का जो औसत घनत्व है वो लगभग 0.687 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि पानी का जो घनत्व है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उससे भी कम है। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर शनि ग्रह को पानी के किसी विशाल समुद्र में डाल दिया जाए तो ये उसके ऊपर भी तैरेगा। ये मुख्य रूप से हमारा हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बना हुआ है, जिसके कारण शनि हमारे सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा हमारा पर्वत शिखर है। इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 4886 मीटर है। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हमारा एंडीज। एंडीज जो है, ये वर्ल्ड की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ये लगभग 7000 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये साउथ अमेरिका के 7 देशों में स्थित है। तो कौन कौन से 7 देश है ये हमारा वेनेजुएला, कोलंबिया, एक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना और चिले हैं। ठीक है, तो आज हमने भूगोल के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 8 देखा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये पार्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।